नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर में आज 76वां राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान दिवस पर पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कश्मीरी सहित 9 भाषाओं में भारतीय संविधान के डिजिटल संस्करण का अनावरण किया। इस पहल का उद्देश्य अलग अलग भाषाएं बोलने वाले नागरिकों तक संविधान की मूल भावना और संदेश को अधिक सहज तरीके से पहुंचाना है। कार्यक्रम में प्रस्तावना का सामूहिक पाठ और एक विशेष स्मारक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। आपको बता दें, देश भर में आज 76वां राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान दिवस पर पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कश्मीरी सहित 9 भाषाओं में भारतीय संविधान के डिजिटल संस्करण का अनावरण किया। इस पहल का उद्देश्य अलग अलग भाषाएं बोलने वाले नागरिकों तक संविधान की मूल भावना और संदेश को अधिक सहज तरीके से पहुंचाना है। कार्यक्रम में प्रवक्ता का सामूहिक पाठ और एक विशेष स्मारक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। 24 नवंबर 1949 को संविधान सदन के इसी के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। आज ही के दिन उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से थे। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी सन 2015 में 24 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और निर्णय अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ है। आज के दिन पूरा देश भारतीय लोकतंत्र के आधार हमारे संविधान के प्रति तथा उसके निर्माताओं के प्रति आदर व्यक्त करता है। हम भारत के लोग अपने संविधान के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर आस्था व्यक्त करते हैं। ऐसा महान संविधान मिला जो में न्याय, समानता, बंधुत्व और हर नागरिक के सम्मान और गरिमा की गारंटी देता है। इस अवसर पर पधारे हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यसभा में सदन के नेता, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, राज्यसभा में सदन के प्रतिपक्ष नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, माननीय मंत्रीगण, सभी दल के नेतागण, माननीय सदस्यगण, अतिथियों, आप सभी का इस ऐतिहासिक संविधान सदन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संविधान सभा का ये केंद्रीय कक्ष और पवित्र स्थान है जहां गहन चर्चा, संवाद एवं विचार मंथन के बाद हमारे संविधान को आकार दिया गया। जनता की आकांक्षाओं को संवैधानिक प्रावधानों में लिपिबद्ध किया गया। देश भर में आज 76वां राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि संविधान दिवस पर हम अपने संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी दूर की सोच हमें एक विकसित भारत के निर्माण के लिए हमेशा प्रेरित करती है। पीएम ने एक्स पर लिखा, हमारा संविधान मानवीय गरिमा, समानता और स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देता है। यह हमें अधिकारों से सशक्त बनाने के साथ साथ नागरिक के रूप में हमारे कर्तव्यों को भी याद दिलाता है, जिन्हें हमें सदैव निभाने का प्रयास करना चाहिए। ये कर्तव्य एक सशक्त लोकतंत्र की नींव है। आइए हम अपने कार्यों के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं। आज ही के दिन यानी 26 नवंबर
49 को भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। इस वजह से इस दिन को संविधान दिवस घोषित किया गया। संविधान सभा ने इसे तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। यह दुनिया के सबसे लंबे समय तक बनाए गए संविधान में से एक है। भारत का संविधान पूरी तरह हाथ से हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था। बाद में इसे खूबसूरती से कैलीग्राफ भी किया गया। संविधान की हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रतियां प्रेम बिहारी नारायण राजयादा ने हाथ से लिखी थी। उन्होंने लगभग 6 महीनों में खास कॉलीग्राफिक स्टाइल में इसे तैयार किया। पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश की महिला के पासपोर्ट को अवैध बताने पर भारत ने चीन को सख्त जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय नागरिक को मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के संबंध में चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए बयान देखे हैं। उसके पास वैध पासपोर्ट था और वह संघाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जापान की अपनी आगे की यात्रा पर जा रही थी। चीनी विदेश मंत्रालय के बयानों के संबंध में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य अंग है। यह एक स्वतः सिद्ध तथ्य है। चीनी पक्ष द्वारा चाहे जितना भी इनकार किया जाए, यह निर्विवाद वास्तविकता बदलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि हिरासत के मुद्दे को चीनी पक्ष के समक्ष जोरदार तरीके से उठाया गया है। चीनी अधिकारी अभी भी अपनी कार्यवाही का स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को नियंत्रण करने वाले कई सम्मेलनों का उल्लंघन है। झारखंड हाईकोर्ट से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को ईडी समन उल्लंघन मामले में दी गई अंतरिम राहत वापस ले ली है। यह मामला रांची की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में ईडी की ओर से दायर की गई शिकायत पर लंबित है। अब हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इस मामले की जानकारी रखने वाले हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता ने बताया कि यह फैसला न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की पीठ में हुआ। मामले से जुड़े एक अधिवक्ता ने बताया कि मामले की सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अंतरिम राहत बढ़ाने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। अदालत ने 4 दिसंबर 2024 को जारी अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए रांची की एमपी एमएलए कोर्ट को मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। निचली अदालत इस मामले में पहले ही 28 नवंबर की तारीख तय कर चुकी है। मुंबई से सटे बसई में भयावह हादसा सामने आया है, जब पानी टांकी पर लगे क्लोरीन सिलेंडर में अचानक हुई लीकेज ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। जहरीली गैस के तेज रिसाव के कारण 18 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनमें वसई बिहार विरार महानगर पालिका के 4 फायर ब्रिगेड कर्मचारी भी शामिल हैं। वहीं इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। घायलों को वसई के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंसर पीड़ित शिक्षिका के स्थानांतरण के संदर्भ में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के जवाब पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्हें अगली सुनवाई पर उपस्थित होने को कहा है। ये आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाटिया ने शाहजहांपुर की कल्पना शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने कैंसर से पीड़ित याची सहायक अध्यापिका के स्थानांतरण अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की थी, क्योंकि न्यायालय ने इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही आश्चर्य और हैरानी की बात है कि प्राधिकारियों ने याची के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बजाय तकनीकी आधार पर उसके अनुरोध को खारिज कर दिया। क्लसल ऑपरेशन अब निर्णायक चरण में पहुंच गया है। केंद्र सरकार स्तर पर हर सप्ताह पूरे अभियान की समीक्षा की जा रही है। संबंधित प्रशासन प्रतिदिन ऑपरेशन की प्रगति का अपडेट राज्य और केंद्र सरकार को भेज रहा है। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर चिन्हित इलाकों में समयबद्ध अभियान लगातार चल रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों के खात्मे की कार्यवाही विभिन्न चिन्हित क्षेत्रों में जारी है। सरेंडर, हथियार बरामदगी और आईईडी की सघन तलाशी भी बड़े पैमाने पर की जा रही है। माना जा रहा है कि कुछ नक्सली सरेंडर या मारे जाने के डर से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में छिपकर घूम रहे हैं। इन क्षेत्रों की मैपिंग कर व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार नक्सली ऐसी जगहों की तलाश कर रहे हैं जहां सुरक्षा बलों की गतिविधियों में पहले कमी रही है। सुरक्षा बल इस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों से सुरक्षा एजेंसियों को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर नए ऑपरेशन क्षेत्रों की पहचान की जा रही है। श्रावस्ती में डीएम ने एसआईआर को लेकर जनता से विशेष आग्रह किया। डीएम बोले, एसआईआर को लेकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, प्रक्रिया सरल है। 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य। महिलाओं के लिए पति के दस्तावेज पर भी एसआईआर बनेगा। मतदाताओं की सुविधा हेतु जिले भर में कैंप स्थापित, लोग लगातार पहुंच रहे। बीएलओ सहित अधिकारी कर्मचारी कैंपों पर तैनात। दस्तावेज सत्यापन का काम तेजी से हो रहा है। 30 नवंबर तक सभी पात्र लोगों का एसआईआर बनाने का लक्ष्य बनाया हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अपील की, समय पर कैंप पहुंचकर अपनी प्रक्रिया पूरी कराएं। मेरी आपके माध्यम से यही अपील रहेगी कि सभी जो हमारे सम्मानित मतदातागण हैं वो बीएलओ का जो गणना पत्रक उपलब्ध कराए गए हैं उसको उस पर अपना सही डिटेल भर दें। यदि उनके पास 2003 के एपिक डिटेल हैं तो उसको भी भर दें। माता पिता का एपिक डिटेल है तो उसको भर दें, जिससे मैपिंग में सहूलियत मिले। साथ ही साथ एक अपनी रिसेंट की फ़ोटो भी उपलब्ध कराएँ, जिससे उसका डिजिटाइजेशन बीएलओ के माध्यम से कराया जा सके। यूपी में अवैध विदेशी नागरिकों पर सख्त कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश भर में घुसपैठियों की जांच तेज हो गई है। सामाजिक समन्वय व सुरक्षा के लिए पहचान अभियान गति पर है। यूपी पुलिस व जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें घर घर जाकर सत्यापन करेंगी। नेपाल बॉर्डर व संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी निगरानी बढ़ाई गई। फर्जी दस्तावेज या संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर तुरंत सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश में अवैध विदेशियों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। सभी जिलों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर स्थापित करने की तैयारी है। पुलिस ने भी संदिग्ध व्यक्तियों और विदेशी नागरिकों की जांच तेज कर दी है। बरेली विकास प्राधिकरण ने को शहर की सबसे हाई प्रोफाइल कार्यवाही को अंजाम देते हुए मौलाना तौकीर राजा के करीबी और कॉलोनाइजर मोहम्मद आरिफ के 3 मंजिला भव्य शोरूम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। पीलीभीत बाईपास रोड पर स्थित यह आलीशान शोरूम बरेली विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए खड़ा किया गया था। 2024 में बीडीए ने नोटिस जारी कर आरिफ को सुनवाई का अवसर भी दिया था, परंतु रसूख के आगे उसने किसी नोटिस की परवाह नहीं की। इमारत में एक नामी गारमेंट ब्रांड का स्टोर और सैलून चलता था। बरेली में अब तक की सबसे बड़ी अवैध निर्माण कार्यवाही पूरी 2 दिन चलने वाली। इस कार्यवाही में 3 बुलडोजर, 2 पॉकलोन मशीनें, बड़ी संख्या में टीम, भारी पुलिस बल, पीएसी और ट्रैफिक विभाग की तैनाती लगाई गई है।
फर्रुखाबाद शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए झनकू फाउंडेशन हरियाणा द्वारा संचालित डॉग कैचर नसबंदी केंद्र का उद्घाटन जिला अधिकारी आशुतोष द्विवेदी, नगर पालिका अध्यक्ष वत्सला अग्रवाल ने फीता काटकर शुभारंभ किया। नगर पालिका ने पिछले माह कुत्तों का बाध्यकरण नसबंदी करने के लिए टेंडर निकला था, जो हरियाणा की एक संस्था को मिला। संस्था के टीम प्रभारी ने बताया 9 सदस्यीय टीम है, जिनमें 5 कर्मचारी, 1 ड्राइवर व 2 डॉक्टर शामिल हैं। 5 दिनों के भीतर नसबंदी, वैक्सीन और आवश्यक दवाएं देकर उसे उसी स्थान पर छोड़ दिया जाएगा जहां से उसे पकड़ा गया था। अभियान के पहले दिन टीम ने शहर से अलग अलग जगहों से 29 कुत्तों को पकड़कर बीबीगंज स्थित केंद्र में रखा गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि पकड़े गए इन कुत्तों का बाध्यकरण कराया जाएगा। इस अभियान से कुत्तों की संख्या में कमी आएगी और शहर में रहने वाले लोगों का राहत मिलेगी। यह अभियान लगातार 2 महीनों तक चलेगा। नगर पालिका के अनुसार शहर में लगभग 3000 कुत्तों की नसबंदी की जाएगी। ईओ विनोद कुमार आदि लोग रहेंगे। आज मुंबई में हुए हमले यानी कि 26/11 की आज बरसी है। इसी पर 26 नवंबर 2008 को माया नगरी मुंबई में हुए ब्लास्ट ने एक भागते दौड़ते हुए शहर को रोक दिया। इस हमले ने जो जख्म दिया वो आज तक नहीं भर पाया। इस भयानक हमले में 166 से ज्यादा जानें चली गई थी। इतना ही नहीं, ये शहर 48 घंटों के लिए थम सा गया था। इस हमले को लेकर लगातार जांच होती रही, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी पहलू बने हुए हैं। मुंबई 26 नवंबर 2008 भारत की आर्थिक राजधानी उस रात न सिर्फ दहल गई, बल्कि दुनिया ने पहली बार देखा कि एक लोकतांत्रिक देश किस तरह आतंकवाद के सबसे क्रूर चेहरे से लड़ता है। 10 हथियारबंद आतंकी, 3 दिन तक चला खौफ, 166 मासूमों की जान और एक ऐसा घाव जिसे 17 साल बाद भी देश याद करता है। 26/11 हमले में पीड़ित जो है सीएसटी स्टैंड पे जिनको गोली लगी थी, कसाब के जो फायरिंग किया गया था जिसमें गोली लगी थी, हमारे साथ हैं देविका जी। जानते हैं क्या था पूरा मंजर और 17 साल बीत चुके हैं और उसमें क्या क्या बदलाव हो चुका है। 17 साल बीत गए हैं 26/11 को, बट आज भी मुझे ऐसा लगता है कि वो कल ही की बात थी। मतलब जैसे कि आज ही मुझे गोली लगी है, अभी उस पल में से मैं हूँ। तो मेरे लिए सिर्फ वो ईयर बदलता है, बट वो रात की बातें नहीं कभी बदलती। वो रात उसी तरीके से मेरे ज़हन में बसी हुई है, उसी तरीके से मुझे वो याद है। वो काली मंजिल, उस दिन मुझे कैसे गोली लगी, मैं मेरे फैमिली के साथ पूना जाने वाली थी, तब मैं वो शख्स को देखती हूँ, वो अंधाधुंध गोली फायरिंग होना, वो माइंड में अभी भी उसी तरीके से है। कसाब को फांसी देने के लिए काफी टाइम लगा, इस चीज से मुझे नाराजगी थी। और जब कसाब को फाइनली फांसी हो गई, उस बात से मुझे बहुत खुशी हुई है, बट अभी तक वो इंसाफ पूरी तरीके से नहीं हुआ है। जो मास्टरमाइंड अभी भी पाकिस्तान में बैठा है, जब वो खत्म होगा, जब उन लोगों को फांसी होगी, जब वो लोग खत्म हो गए, तब लगेगा कि इंसाफ पूरी तरीके से मिला है। कसाब तो एक छोटा मच्छर था जिसे फांसी दे दिया गया है। वे आतंकवाद बाकी है खत्म होना, तो उन्हें जब खत्म करेंगे तब लगेगा हाँ कि हमें पूरी तरीके से इंसाफ मिला है और हमारे घाव जो है वो भर रहे हैं। उसके पहले तक अभी हमारे घाव अभी तक भरे नहीं है, वो हरे के हरे ही है। जो दिल्ली का हादसा हुआ, ये सारी चीजें सुन के मतलब 26/11 को अभी 17 साल होने आया और इन 17 सालों में ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं हादसा नहीं सुना। पहलगांव का हादसा सुन लिया, दिल्ली का हुआ है, बहुत सारी चीजें ये 17 सालों में सुनने में आती है। तो कहीं ना कहीं अभी भी फिर मन में ऐसा होता है कि पता नहीं फिर से कोई 26/11 हो गया तो
ये जो हादसा बंद क्यों नहीं हो रहा है अभी तक? ये हर हादसा हमारी जख्म बढ़ाते जाती है, ये कम नहीं करता है। तो सरकार से हमेशा यही रहता है कि आप इसके खिलाफ क्यों नहीं कुछ एक्शन लेते हो, क्यों नहीं आतंकवाद पूरी खत्म होती है? कब इस सारी चीजों से हमें आराम मिलेगा, कब हम अपने शांति से हमारे घर में रह सकेंगे और सोच सकेंगे कि हाँ अब कोई आतंकवादी नहीं आएगा, हाँ अब कुछ नहीं होगा। नहीं तो हर टाइम मन माइंड में एक ही चीज चलती रहती है कि फिर से कुछ हो गया तो, फिर कहीं कुछ हो गया, क्या पता फिर कोई 26/11 जैसे हमला हो गया तो, कोई चीज की गारंटी नहीं है। और वो रात फिर उसी तरीके से माइंड में आते रहती है। पूरी तरह से अपील है कि कसाब को भले ही फांसी दी गई हो, लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो उनके आका है, उन तक सरकार कब पहुंचेगी और कब उन्हें सजा मिलेगी। कैमरा रोशन साहब, सरयू सोनी, एपीएन न्यूज, मुंबई। 2 अगस्त 2027 ये तारीख दुनिया के खगोल विज्ञान इतिहास में दर्ज होने वाली है। धरती के कई हिस्सों में दिन के उजाले में अचानक अंधेरा छा जाएगा, तापमान गिर जाएगा, आकाश में तारे दिखने लगेंगे और कुछ मिनटों के लिए ऐसा लगेगा मानो पृथ्वी ने अपनी धड़कन रोक ली हो। वजह 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण, जो पूरे 6 मिनट 23 सेकंड तक गहरा अंधेरा फैलाएगा। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ऐसा नजारा बीते 100 साल में नहीं देखा गया था और अगली बार भी इतनी लंबी अवधि वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण आसानी से नहीं देखने को मिलेगा। इस दिन चांद पूरी तरह सूरज को ढक लेगा, दोपहर जैसा उजाला अचानक सांझ में बदल जाएगा, तापमान 5 से 10 डिग्री तक गिर सकता है।